हेलो दोस्तों, डीकेटी में आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम मौर्य है और मैंने एम्स के यूजी एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 4th ओबीसी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में 31 हासिल किया है। इससे पहले कि मैं बात करूं कि मेरी क्या स्ट्रेटजीज थी क्या और आपको टिप्स दूं कि मतलब कैसे तैयारी करना चाहिए, उससे पहले मैं आपको अपने सोशल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और माताजी घर का काम करती हैं और मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब वहाँ ऐसे संसाधन नहीं है जो लोग बच्चों को आगे बढ़ा सकें। मतलब 10th तक जाते जाते बहुत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और मेरी पढ़ाई भी वहीं 10th तक गांव में ही हुई थी। मैं पूर्वांचल के मऊ ज़िले के ग्राम सकरा का रहने वाला हूँ। मैं 6 से 10वीं तक की पढ़ाई मैंने नवोदय में की थी। वहाँ आसपास के बच्चे और लोग बहुत सी ऐसी बातें करते थे जिसने मुझे मेडिकल की दुनिया की तरफ खींचा। तो मैंने फाइनली मन बनाया कि मैं ये यूजी की तैयारी करूँगा, नीट की और एम्स की। बाद में मुझे मालूम चला कि आसपास के क्षेत्र में जेआरएस बहुत बढ़िया कोचिंग है, तो मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया 11 में। इस तरह मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की और मैंने एम्स की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 4th हासिल की। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अपने स्ट्रेटजी की जो मैंने अपनाया था एम्स की तैयारी के समय। तो यदि सब्जेक्ट का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मायने बायोलॉजी रखता है, क्योंकि जो रैंक बनता है तो परसेंटाइल सबसे ज़्यादा मायने बायोलॉजी को देते हैं। तो इसीलिए बायो पर तैयारी करते समय खास ध्यान होना चाहिए हम लोगों का। और बहुत से लोग बातें बोलते हैं कि मतलब बायो इधर से आता है उधर से आता है, ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन जहाँ तक मैंने पेपर में देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही थे। मतलब केवल कुछ थोड़े हल्के फुल्के बाहर थे जो फिजियोलॉजी में थे। और जहाँ तक ज़्यादा बच्चे फिजियोलॉजी कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हैं तो उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये है कि एनसीईआरटी हमारा एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। हमें बायो की तरफ एक ख़ास ध्यान रखना चाहिए और जहाँ तक कोशिश हो हमारी कि उसमें गैप ना हो और जो चीज़ें पढ़ी जा रही हैं वो बार बार रिवाइज हों, क्योंकि ऐसा बहुत टॉपिक में होता है कि मतलब नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। और कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप शौक उसके लिए पैदा हो जाता है, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हुआ और ये जेनेटिक्स हुआ। मतलब ये जब ये चीज़ें मन से पढ़ी जाएँ तो इंटरेस्ट अपने आप पैदा हो जाता है। तो इसके लिए तो कोई ख़ास प्रॉब्लम होता नहीं है। और तो मॉर्फोलॉजी और लिविंग वर्ड का जहाँ तक बात है तो इसके लिए हमें सही से पढ़ना पड़ेगा और चीज़ें समय पर रिवाइज होनी चाहिए। तो जहाँ तक बायो का सवाल है तो बायो एम्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो इस ऑर्डर में पहले बायो को दिया जाता है, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिर जीके और एप्टीट्यूड। तो क्वेश्चन करते समय ध्यान होना चाहिए कि बायो में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि मतलब बायो का जो एनसीईआरटी है और जो हल्का फुल्का बाहर का जो उससे रिलेटेड है, ज़्यादा बार हमें नहीं जाने की ज़रूरत है, वो चीज़ें एकदम अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी का जो शुरू वाला सेक्शन है लिविंग वर्ड, तो उसका जो एग्जाम्पल है वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए और टाइम टाइम पर हमें रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मतलब कई नाम आता है उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी तरह वो सब है एनसीईआरटी। मतलब उसमें डायग्राम भी बहुत है, तो डायग्राम तो एकदम आपको एकदम क्लियर कट याद होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस चीज़ को डिनोट करता है, कौन सा पार्ट किस चीज़ को डिनोट करता है। और उस अगला नेक्स्ट सेक्शन आता है वो प्लांट का मॉर्फोलॉजी का एनाटॉमी। तो इसमें भी डायग्राम बहुत मायने रखते हैं। अक्सर क्या देता है एनसीईआरटी का सीधे कर देता है पेस्ट और पूछता है ये क्या है। और लेकिन इसमें भी नाम बहुत हैं, फैमिलीज़ के नाम हैं, फिर प्लांट के नाम है, उसके एग्जाम्पल है कि क्या मॉडिफिकेशन है। ये सब बातें सही से याद होनी चाहिए और ये सब शुरू में ही रहता है तो हम लोग को काफ़ी टाइम मिल जाता है 2 साल में। तो लगभग लास्ट तक आते आते मतलब ये चीज़ें मतलब जहन में बैठ जाती हैं और भूलती नहीं है जल्दी। और एनाटॉमी भी लगभग कुछ ऐसे ही है। और जो बायो का सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें तो वैसे कुछ खास मतलब कुछ टेंशन होता नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ हम लोग का खास एकदम ध्यान आकर्षित होता है।
तो फिजियोलॉजी पोर्शन में अक्सर लोग क्या करते हैं कि मतलब बाहर का बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, तो वो सब ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि एनसीईआरटी काफ़ी है और थोड़ा हल्का उससे रिलेटेड बाहर का। और फिर जहाँ तक 12th का बात है, पहले सेक्शन का रिप्रोडक्शन, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस नज़रिए से। तो सब में लगभग एक ही स्ट्रेटजी अपनाना है, मतलब एनसीईआरटी को साथ लेकर चलना है और इससे रिलेटेड चीज़ें, और डायग्राम तो एकदम नहीं छोड़ना है किसी चीज़ का। फिजिक्स में एनसीईआरटी को तो एकदम सही से होना चाहिए, क्योंकि एसेशन रीजन का जो क्वेश्चन बनता है अक्सर वो एनसीईआरटी से ही रहता है। और ज़्यादा हो सके या कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत हो तो एनसीईआरटी तो काफ़ी है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं कुछ एम्स के कुछ थोड़े टफ होते हैं और लंबे भी होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। तो कुछ वैसे क्वेश्चन लगभग मुझे एससीवी लगाने से बहुत मदद मिला। मुझे जहाँ तक सबसे टफ लगा सेमीकंडक्टर, क्योंकि मतलब मैं उसको पढ़ता तो था लेकिन जहन में नहीं बैठ पाता ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, क्योंकि डेली लाइफ में उससे कुछ रिलेटेड हम लोग कुछ देख नहीं पाते थे, केवल उसका यूज़ करते थे, ना उसका प्रिंसिपल मालूम था ना ये मालूम था। और जहाँ तक कुछ बाहर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, तो इसीलिए सेमीकंडक्टर पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है हम लोगों को। यदि हम एम्स एग्ज़ाम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो वो नीट से एकदम अलग है, क्योंकि नीट में बायो 50% आता है और 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ एकदम उल्टा मामला है। यहाँ 60 क्वेश्चन फिजिक्स का रहता है, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 60 बायो और 20 जीके और वो रहता है जनरल एप्टीट्यूड। तो जहाँ तक यहाँ जो बात है, लगभग सबको बराबर समय देना ज़रूरी है। और फिजिक्स में हम क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाने की बजाय उसकी क्वालिटी बढ़ाना पसंद करेंगे, क्योंकि एम्स में मतलब बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिस पे नहीं होता है। मतलब वहाँ दिमाग काम करना चाहिए कि यदि आपके पास कंसेप्ट है उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज क्लियर है, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आप थोड़ा भी भटके तो आपका टाइम सब लॉस हो जाएगा। और जहाँ तक सबको मालूम है कि उसमें एम्स का तो टाइम बहुत कम पड़ता है, क्योंकि सब सब्जेक्ट बराबर रहता है। और एसेशन रीजन की बात की जाए तो आपको चीज़ें एकदम डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आपको मतलब उलझा देंगे और आपको टाइम ले लेंगे। तो इसीलिए मतलब जो भी चीज़ पढ़ें फिजिक्स में, मतलब मालूम है क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, क्या है, और आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला ऑप्शन और दूसरा है वो आपको उलझाने के लिए काफ़ी है। तो इसके लिए क्या है कि आप सही से पढ़ाई करें, जहाँ भी डाउट हो तुरंत उसको क्लियर करें, और एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है उसको ज़रूर पढ़ें। केमिस्ट्री का तो तीनों सेक्शन, जैसे इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में मुझे लगता है कि वो काफ़ी है एनसीईआरटी, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था लगभग सब एनसीईआरटी से था, केवल 1-2 ही लग रहा था कि बाहर से है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि एनसीईआरटी में जितने रिएक्शन दिए हुए हैं, जो उसका टेक्स्ट है और जो उसका यूज़ दिया है, कोई केमिकल है उसका यूज, उस पर खास ध्यान दिया जाए। ऑर्गेनिक का तो जो प्रिंसिपल होता है उसको तो हमें बढ़िया से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मतलब बहुत रीअरेंजमेंट हुआ, हाइपर कंजुगेशन हुआ, रिजोनेंस हुआ, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी वैसे अक्सर वैसे ही आते हैं, सीधे जनरल रिएक्शन नहीं देता है। इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिया है उसको बढ़िया से पढ़ें, और उससे जो रिलेटेड मैकेनिज़्म को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बातें रिएक्शन के समय कुछ स्पेशल बन जाती हैं, जो आपको जवाब लग रहा है उससे एकदम उसका आंसर उलट होगा। तो इसीलिए मैकेनिज़्म पे खास ध्यान दें। और फिजिकल में तो मतलब कि एम्स में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है फिजिकल का, तो मतलब जो कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल पार्ट है उसका, तो उस पर खास ध्यान होना चाहिए हम लोगों का। जैसे थर्मोडायनेमिक्स हुआ, काइनेमेटिक्स हुआ, इसका मतलब कंसेप्ट एकदम बढ़िया से मालूम होना चाहिए, क्योंकि ज़रा सा भी आप मिस्टेक किए तो आप आंसर से भटक जाएंगे, और जो आपने उसमें टाइम दिया था वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा, और आप उस मामले में पिछड़ने लगेंगे रैंक के मामले में।
और जो मतलब जो बड़े चीज़ें होती हैं, जो रिलेटेड घटनाएं जो हाल ही में हुए, उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इस बार लगभग हर पेपर में एम्स के एक उससे चुनाव से क्वेश्चन आया था। जो मैं जिस शिफ्ट में दिया था उससे 2-2 क्वेश्चन आ गया था। इसी तरह मतलब जो उसके लिए मुझे नहीं लगता कुछ खास है, लेकिन न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। और जनरल एप्टीट्यूड का बात है तो वो तो शुरू से ही हो जाता है। इस तरह से अब हमें खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और केवल कॉन्फिडेंस ही नहीं काफ़ी है, क्योंकि रेगुलर होना, सेल्फ स्टडी और मेहनत ये सब ज़रूरी है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ना आना चाहिए।